जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का एनसीईआरटी का अध्याय 5 देखेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई को आज हम पूरे डिटेल्स से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं, सेल को कहते हैं, कोशिका को कहते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में हम कहें तो कोशिका के बारे में इस वीडियो में पूरा हम समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। तो देखिए, जो कोशिका होती है सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है, ठीक ना। इसी से सभी सजीवों का जो शरीर है वो बना होता है, और शरीर में जो भी कार्य हम कर पाते हैं वो कोशिका के कारण ही कर पाते हैं। तो कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक ना। आप ये कह सकते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और जो जितने भी सजीव हैं इस धरती पर, सभी का शरीर जो है कोशिका का ही बना होता है। कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करेगा, एक संरचना प्रदान करेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई है। शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का कार्यात्मक इकाई है। अब देखिए, जितने भी कार्य हैं हमारे शरीर का, ठीक ना, वो सब कोशिकीय स्तर पर होते हैं। चाहे वो पाचन हो, चाहे वो ऊर्जा का निर्माण हो, चाहे वो श्वसन हो, सभी प्रकार की जो कार्य है वो कोशिका पर ही होता है, इसीलिए हम इसको कार्यात्मक इकाई भी कहेंगे। आगे देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया। तो देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। मतलब जो कोशिका है उसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, मध्य का भाग, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था सन 1831 को। अब देखिए, जो कोशिका है, ठीक है, तो जितने भी जीव हैं वो आपको सभी को पता है कि कोशिका से ही बना होता है, लेकिन एक कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव होता है। ठीक है, तो यहां लिखा है वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कोशिका जो कि स्वयं में एक जीव हैं वो क्या कहलाएंगे? एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा, ठीक ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब कैसे जीव हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। और यहाँ एक फैक्ट और हम क्लियर करते जाएं कि जो कोशिका है, ठीक ना, ये धरती पर एक अमरत्व जीव कहलाता है। मतलब कोशिका कभी भी मरता नहीं है, ठीक ना, मरता नहीं है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखेंगे, एक कोशिका है और आप जानते हैं कि कोशिका का विभाजन होता है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बना लेते हैं, ठीक ना। तो एक कोशिका से तो दो कोशिका बना, कोशिका की मृत्यु यहाँ नहीं हुई। तो इसलिए माना जाता है कि जो कोशिकाएं होते हैं वो एक अमर जीव होते हैं, ये मरते नहीं हैं कभी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या कहलाते हैं। तो देखिए, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, ठीक ना। कोशिकाओं का आकृति और आकार दोनों, मतलब जीव में कौन कौन से कार्य संपन्न हो रहे हैं उसके आधार पर होगा।
कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती हैं, ठीक है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनका आकार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और बहुत सारे जो जीव हैं, ठीक ना, उनका जो कोशिका है उनका आकार निश्चित रहता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल, तो ये कभी चेंजेस नहीं होता इसका, ये एक ही आकार के होते हैं और एक ही आकार के पूरे जिंदगी भर बने रहते हैं। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, तो कोशिकांग को अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहला कोशिकांग है प्लाज्मा झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है? तो ये कोशिका का सबसे बाहरी लेयर होता है। ये जैसे कोशिका है, इसका जो सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। इसी को अपन कह सकते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या होता है? यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, ठीक है। कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग हैं या घटक हैं कह सकते हैं आप, उसको वातावरण से अलग रखेगी, ठीक है, सॉरी, अलग रखेगी। कौन अलग रखेगी? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। और जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कैसा होता है? लचीली होती है, मतलब कोमल होगा, मुलायम होगा और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है। अब जो कोशिका झिल्ली है किसका बना होगा? एक तो लिपिड्स का बना होगा, ठीक है, और दूसरा किसका बना होगा? प्रोटीन का। तो दो चीजें इसमें कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। अब देखिए जो अमीबा होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जो भोजन ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे? इंडोसाइटोसिस। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देखिए इस प्रकार से अमीबा का क्या होता है संरचना, और यहां से, ठीक ना, अमीबा का कोई मुख नहीं होता है, तो इसके जो शरीर के भाग हैं वही स्यूडोपोडिया जैसे संरचना बनाते हैं और भोजन को अंदर ले लेते हैं, मतलब अंतर ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो कोशिका होता है तो इसमें विसरण की प्रक्रिया पाया जाता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस पाया जाता है। तो समझते हैं कि विसरण क्या है। तो देखिए विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा होता है। और यह जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। मतलब एक कोशिका है, उस कोशिका के अंतर्गत कोई भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी विलयन जब प्रवेश कर जाती है कोशिका के अंदर, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला लाइन हम देखते हैं। तो परासरण किसे कहते हैं इसको समझते हैं। देखिए जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। मतलब जब कोई भी विलयन एक पारगम झिल्ली से होकर क्या करेगी? पार करेगी और कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला लाइन हम देखते हैं तो केंद्रक को समझते हैं। मतलब कोशिका के बीच में जो भाग है उसको नाभिक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखिए जो केंद्रक है, तो केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो गुणसूत्र है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। और यह किस समय दिखाई देगा? तो कोशिका विभाजन के समय दिखाई देगा।
गुणसूत्र एक छड़ाकार संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। छड़ के आकार का संरचना होगा गुणसूत्र का, जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाएगा। यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देगा। और किस समय दिखाई देगा? कोशिका विभाजन के समय। गुणसूत्र में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता होते हैं, तो माता पिता के लक्षण बच्चे में जाता है किसके रूप में? डीएनए के रूप में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए, जो क्रोमोसोम होता है तो वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बनेगा? गुणसूत्र तो डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोशिका का निर्माण कैसे होगा और कोशिका का संगठन से मतलब शरीर का निर्माण कैसे होगा, ये सब सूचना किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो डीएनए है वो कार्यात्मक खंड जो होता है, डीएनए का जो कार्यात्मक खंड होता है, मतलब जो डीएनए है उसको यदि हम तोड़ेंगे तो उस खंड को क्या कहेंगे? अपन जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन। जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब जो कोशिका है, कोशिका का जो केंद्रक है उसमें धागे के समान संरचना दिखाई देती है। ठीक है ना, तो वो डीएनए होता है जो किस रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। अब देखिए, जो कोशिका विभाजन है तो उस समय क्या होगा कि जो केंद्रक होगा कोशिका का वो भी दो भाग में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। आगे देखते हैं तो नई कोशिका में जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद होते हैं। कहने का मतलब कि जो कोशिका पहले से है उसी के लक्षण जो नया कोशिका बनेगा उसमें भी पाया जाएगा। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। ठीक है, अब देखिए, जो लक्षण पुराने कोशिका में था वही लक्षण नए कोशिका में भी होगा और वही लक्षण निर्धारित करेगा कि कोशिका को कितना बड़ा होना है और कोशिका के अंदर क्या क्या कार्य होना है। साथ ही साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। इसके अलावा जितने भी सजीव कोशिका हैं, ठीक ना, उसमें कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होगा उसको भी निर्देशित करेगा। ठीक है, कौन? जो नया कोशिका बनेगा उसके अंदर जो डीएनए होगा वो। अब देखिए, जो कोशिका होती है तो कोशिका दो प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रारंभिक जीव है, ठीक है ना, मतलब अपरिपक्व जो कोशिका होती है उसी को प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में लिखा क्या गया है, तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, मतलब ऐसे कोशिका जिसका केंद्रक तो है लेकिन उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जीवाणुओं में पाई जाती है। जो जीवाणु होती है, जो बैक्टीरिया होती है, उसमें ऐसी कोशिका पाई जाती है। अगला देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका आप सभी को पता है कि यह पूर्ण परिपक्व कोशिका होती है। इसमें सभी कोशिकाएं उपस्थित होती है और जो इसका केंद्रक झिल्ली है, ठीक ना, वो पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली क्या होगा? पाया जाता है, मतलब केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिकीय जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो इतना आपको जानकारी हुआ एनसीईआरटी के लाइन से। हम यदि आगे बढ़ते हैं तो कोशिका के बारे में देखते हैं। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं।
इन्हें ही कोशिकांग अर्थात कोशिका अंग कहते हैं। अब देखिए, जो एक कोशिका होगा उसमें बहुत सारे क्या होंगे, कण होंगे, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के छोटे छोटे घटक पाए जाएंगे, और इन्हीं घटक को क्या कहा जाता है, कोशिकांग कहा जाता है या कोशिका का अंग कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम तथा रिक्तिका आदि, ये सभी कोशिकांग होते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। अब देखिए, जो कोशिका है इसमें दो प्रकार के फ्लूइड पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है। एक तो कोशिका के अंदर, जिसको अपन कह देते हैं कोशिका द्रव्य, और दूसरा पाया जाता है केंद्रक के अंदर, जिसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। और इन दोनों को जब मिला देंगे अपन, तो इसी को कहते हैं जीव द्रव्य, जिसको अपन इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगले लाइन हम देखते हैं, तो इसमें है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। तो ये क्या होता है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अर्थात नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। कहने का मतलब है, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या भर देंगे, पानी भर देंगे, और उसमें थोड़ा बहुत क्या मिला देंगे, शक्कर या नमक मिला देंगे, और इसमें एक कोशिका रख देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो विलयन है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जो विलयन है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन अल्प मात्रा में प्रवेश करेगा, थोड़ी मात्रा में प्रवेश करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। अब देखिए, दूसरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समपरासरी दाबी विलयन। तो नाम से ही स्पष्ट है, ठीक ना, कि एक विलयन लेंगे, ठीक है, एक विलयन लेंगे और उसमें एक कोशिका रख देंगे, तो कोशिका के अंदर विलयन प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, समपरासरी दाबी विलयन। देखिए, एनसीईआरटी का लाइन क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यदि कोशिका को ऐसी माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगा। ऐसे विलयन को समपरासरी दाबी विलयन कहते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी विलयन लेंगे, उसमें कुछ भी जैसे कोशिका है डालेंगे, तो विलयन का आदान प्रदान नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अति परासरण दाबी विलयन। तो ये क्या होता है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक हम विलयन लिए बीकर में, और उसमें एक सॉल्यूशन लिए, विलयन लिए, और उसमें क्या भर दिए, कोशिका भर दिए, तो कोशिका के बाहर चला जाएगा विलयन। जो विलयन कोशिका के अंदर था वो कोशिका के बाहर चला जाएगा, तो इसको अपन क्या कह देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अगला हम फैक्ट देखते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होता है, तो देखिए, जो कोशिका झिल्ली होता है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, और ये सिर्फ पेड़ पौधों के कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब पादप कोशिका में पाया जाता है। तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ लेते हैं, कोशिका भित्ति के बल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जो कि यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब पौधे का जो अंग है उसको मजबूती प्रदान करेगा कौन, कोशिका भित्ति। अगला लाइन है राइबोसोम के बारे में। तो देखिए, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली
गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाई जा सकती है, अर्थात अंतर्द्रव्यी जालिका, जिसको ईआर बोलते हैं। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, से जुड़ा होता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। यहाँ एक अंग है राइबोसोम, जो किससे जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इसका आकार गोल होता है। और ये क्या बनाता है कोशिका के अंदर, तो प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला जो कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। तो देखिए जो लाइसोसोम है यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। मतलब कोशिका के अंदर यह पाचन का काम करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पाचक अंग कहा जाता है। और इसके अलावा ये क्या करता है, जब कोशिका मर जाती है तो अपने आप को विस्फोट कर लेता है, मतलब अपने आप की हत्या कर लेता है, इसीलिए इसको कोशिका का आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। अगला जो लाइन है एनसीईआरटी का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने जितने कोशिकांग पढ़े वो सब एक हरी झिल्ली वाला कोशिका था, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन उसमें पाया जाता था। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है, और इसके झिल्ली में क्या होता है, छिद्र पाया जाता है, एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होता है, मतलब गोल होता है। भीतर का जो झिल्ली होगा क्या होगा, वलित होगा, गोल होगा। इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का आनुवंशिक पदार्थ होता है और खुद का प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंग है, मतलब अविश्वसनीय अंग है, क्योंकि इसके पास क्या है, अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है और राइबोसोम भी है। इसके अलावा अगला जो एनसीईआरटी का लाइन है वो है प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। जो प्लास्टिड है उसमें बहुत सारी झिल्ली पाई जाएगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। किसमें स्थित होगा, स्ट्रोमा में। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखाई देती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो प्लास्टिड में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए था, खुद का राइबोसोम था, उसी प्रकार से प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला हम एनसीईआरटी का यदि लाइन देखें तो इस एनसीईआरटी का लाइन है रसधानी को, जिसको हम इंग्लिश में वैक्यूल्स भी बोलते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है, तो वैक्यूल्स एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है कोशिकाओं में, और ये सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कुछ कुछ कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे आकार में पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़ी आकार में पाए जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एनसीईआरटी का लाइन क्या कहता है। एनसीईआरटी इसके बारे में, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। ठीक है, जैसे पहले ही हम चर्चा कर चुके कि जंतु कोशिकाओं में रसधानी बहुत ही छोटे आकार में होगा, लेकिन पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार में होगा। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। अब देखिए सबसे बड़ी फैक्ट यहाँ है, जैसे जो कोशिका है पादप कोशिका, उसमें रसधानी इतना बड़ा होता है कि कोशिका का 90% भाग तो सिर्फ रसधानी होता है, बाकी जितने भी अंग होते हैं वो 10% या 50%, ठीक ना, 40%, 30% इस प्रकार से होता है। यह निर्भर करता है कि कोशिका का संरचना कैसा है।
तो ये कोशिका के बारे में फैक्ट था जो कि एनसीईआरटी का लाइन था। तो ये आपको समझ में आया होगा आज का एनसीईआरटी कक्षा 9वीं विज्ञान का जो पाठ था जीव की मौलिक इकाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।